एवरीवन, तो आज PYQ की सीरीज़ में हमारा डे 3 है, यानी कि तीसरा दिन है और 10 सवाल आज हम फिर से करेंगे। ये हमने जैसे मैंने बताया था आपको कि ये हिमाचल प्रदेश का एक गेजेटेड पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है फॉरेस्ट सर्विस में, उसका ये पेपर है। और आज हमने इसके पहले भी सवाल देख रहे हैं। आज हम थोड़ी इसमें इकोनॉमिक्स भी देखेंगे, तो आप थीम को समझेंगे और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है आप उसको भी देखेंगे साथ में। और पैटर्न भी धीरे धीरे ना हर एग्ज़ाम का वो अपग्रेड होता जा रहा है, तो आपने उसको भी समझना है। साथ में जैसे जैसे चीज़ों पे फोकस करते जाएंगे आपने की पॉइंट को पकड़ना है और उन पे फोकस करना है, कोर एरिया पे। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेगी जो जनरली हमें लगता है कि अवॉइड करने चाहिए, इनसे सवाल आने की संभावना नहीं है इन टॉपिकों से, वहाँ से भी अब सवाल बनना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए कि वर्ल्ड बैंक हैज़ रिपोर्टेड दैट कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोफिशिएंट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 28.8% इन 2011-12 टू 25.5 इन 2022। इस पे हमें फोकस नहीं करना है। मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, मेन चीज़ है ये। स्टैटिक का पार्ट ये है, बाकी जो क्वेश्चन कब बन रहा है ये करंट और स्टैटिक का मिक्स है यहाँ पर हमारी मेन चीज़ में फोकस रहेगा गिनी पे। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको कि क्या ये स्टेटमेंट सही है और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसको भी समझेंगे। चाइनाज कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोफिशिएंट बाय वर्ल्ड बैंक 2023 वाज 35.7। दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया एक्सपीरियंस्ड लोअर कंजम्पशन इक्वालिटी देन चाइना। देखिए ये स्टेटमेंट तो वो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे इसको तो थोड़ा सा ये क्लियर कट पता चल रहा है कि इंडिया एक्सपीरियंस्ड लोअर कंजम्पशन इन इक्वालिटी देन चाइना, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो डेवलपमेंट के मामले में और सभी पैरामीटर्स पर काफ़ी आगे है इंडिया से, तो ये आपको समझना है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो जो हम अभी बात कर रहे हैं गलत है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें हम तो स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट रिलायबली करेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए गिनी कोफिशिएंट क्या होता है ना, गिनी कोफिशिएंट होता है जैसे कि ये मेज़र करता है, ये इक्वलिटी और अनइक्वल, यानी कि इक्वली और अनइक्वली इनकम और कंजम्पशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री के लोगों के बीच में, उसको ये देखता है, उसको जो है वो मेज़र करता है। और ये मेज़र भी कैसे करता है आप देखेंगे कि ये 0 to 1 या कभी कभी 0 to 100 की स्केल पे इसको मापता है कि कितनी इनइक्वालिटी या अनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रिवेल है। तो देखिए 0 का मतलब होता है वहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि किसी भी तरह की कोई समानता किसी भी तरह की कोई असमानता नहीं है, यानी कि कंजम्पशन बेस्ड जो है या इनकम बेस्ड जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से समान है। तो एवरीवन हैज़ एग्जैक्टली द सेम इनकम और कंजम्पशन, ये इंडिकेट होता है परफेक्ट इक्वालिटी में, यानी कि 0 पे। एक का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि पूर्ण असमानता, यानी कि 1 पर्सन हैज़ ऑल द इनकम एंड एवरीवन एल्स हैज़ नन, इसका मतलब ये होता है। तो आप आई होप आपने बेसिक जो है वो समझ लिया होगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं इसको तो आप जो है वो इसको NCERT के थ्रू भी समझ सकते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए कई बच्चों को हो सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का पता ना हो, और प्रोबेबिलिटी पूरी है। पर देखिए जब आप इन्फ्लेशन या बैंकिंग का चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। तो इसको भी हम आपको बताऊंगा मैं आगे कि ये क्या होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या चीज़ नहीं आती है इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स या इंटरेस्ट पेमेंट या टैक्स एक्सपेंडिचर। तो इनमें से ये सब चीज़ें जो है इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ERD का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स का क्या मतलब हो गया, जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या इस तरह की कोई मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई किस तरह की मशीनरी का क्रिएशन हो गया, उसको जो है उसके लिए
तो उनको मतलब कोई भी एसेट्स हो जो आगे चल कर के जो है वो डेवलपमेंट को या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, उसको जो है वो कैपिटल एसेट्स में काउंट किया जाता है। तो उसके लिए जो भी ग्रांट्स दी जाती है ना, वो इसमें नहीं आती है। तो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इज इक्वल टू ERD, यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। इट इज़ द शॉर्ट फॉल बिटवीन क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की जो रेगुलर इनकम है वो काफ़ी नहीं है डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। देखिए जो ये इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, ये यूनियन बजट में 2012-13 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ। पर क्या हुआ कि दिस कंसेप्ट रिमूव्स द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच एक्चुअली लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, मेनली ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूटी फॉर कैपिटल। तो इसलिए ये चीज़ इसमें नहीं आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो पूछा हुआ था इन्होंने करंट से, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लीड्स रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। देखिए क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, करंट का है ऐसा लग रहा है, पर ये इसकी रेलेवेंस जो है वो स्टैटिक से भी है, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नीति आयोग या फाइनेंस कमीशन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कितने आपके सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर होगा, जैसे कईयों को तो लग रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड वगैरह जो है वो आना चाहिए, पर आप सही सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड किसके द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होना चाहिए हिसाब से। देखिए थोड़ा सा लीड्स रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। ये इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है टू एसेस द लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम अक्रॉस इंडियन स्टेट्स एंड यूटी एंड आइडेंटिफाई एरियाज़, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना जिनमें इम्प्रूवमेंट हो सके। फिर उसके बाद ये मॉडल जो है इंस्पायर हुआ है, मैं बताता चलूँ आपको, वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है वहाँ से। ये पहली बार रिलीज हुई थी 2018 में। इसके पैरामीटर आते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विस हो गई, रेगुलेटरी प्रोसेस हो गया, टाइमलाइंस एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट हो गई। लीड्स रिपोर्ट 2023 में गुजरात ने टॉप किया था और फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु थे। तो ये इस के की पॉइंट्स थे जिनका थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है आपकी क्वेश्चन नंबर अगला जो है, इसमें बोला हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिटरमाइन करती है रेपो रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कंप्लीट नहीं हुई है, पर ये इसका मतलब ये है। तो देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, आइए इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि पहली स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैसे, देखिए पहले तो देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC है, वो एस्टेब्लिश हुई है अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ द RBI एक्ट 1934। फिर इसको 2016 में अमेंड किया जाता है और ये पॉलिसी रेपो रेट विद द एम ऑफ अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द RBI हैज़ फिक्स्ड द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% ±2, यानी कि बिटवीन 2 और 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए वैलिड टिल March 31, 2006। दो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो प्राइमरी गोल है इसका टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मीट्स एट लीस्ट 4 times a year, दो यूजली 6 मीटिंग्स आर हेल्ड। पर इसकी 6 मीटिंग मतलब 4 बार तो मिलना ही है साल में, पर जनरली इसकी 6 मीटिंगें होती है। ये फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RBI गवर्नर। तो देखिए नॉट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दिस मेक्स स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, देखिए तो ये स्टेटमेंट की ध्यान कीजिए कि ये चेयरमैनशिप ऑफ RBI गवर्नर के अंडर वर्क करती है, ना कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर। तो RBI गवर्नर है इसके, चेयरमैनशिप यानी कि उनके पास, RBI इसके डेप्यूटी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी, 1 RBI ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, 3 एक्सटर्नल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और टेन्योर जो होता है 4 साल का होता है।
तो इस तरह के प्रावधान इसमें होते हैं। ईच मेंबर हैज़ वन वोट, द गवर्नर हैज़ द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। इसके बाद की इफ़ेक्ट क्या है कि एमपीसी मीटिंग जो है वो 2016 में वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2016, मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम गवर्नर सेंट्रिक टू अ कमेटी बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम। देखिए ग्रे रेवोल्यूशन किसको रेफ़र किया जाता है, तो ग्रे रेवोल्यूशन आपने सुना होगा कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र से है। ये ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो हम जानते हैं कि मछली उत्पादन से है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारा अनाज वगैरह से जुड़ा हुआ था, वाइट रेवोल्यूशन दूध से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह के, अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू द ग्रोथ इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड यूसेज टू सपोर्ट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस तरह के प्रावधान इसमें है। इसमें कुछ खास है नहीं, देखिए सिर्फ आपको बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए था जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर इसके पर्पज़ की बात करें तो सस्टेन द मोमेंटम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रेंट सप्लाई टू द सॉइल। इम्पॉर्टेंस क्या है, इसने मेंटेन किया हाई एग्रीकल्चर यील्ड्स को, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स, इंपोर्टेड फर्टिलाइजर पे सिक्योरिटी बाय इंप्रूविंग सॉइल न्यूट्रिशन। एसोसिएटेड प्रोग्राम्स की बात करें तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स अंडर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर पॉलिसी, ये सब चीज़ें इसमें आती है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द टाइटल एनर्जी पोटेंशियल। तो इसमें सीधी सी बात है, आपको पता है कि अगर हम जवारी ऊर्जा की बात करते हैं तो ना तो सुंदरबन, ना अंडमान, ना बे ऑफ महिम, इसमें सीधी सी बात है कि खंबात की खाड़ी में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि गल्फ़ ऑफ कैम्बे जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पर ही हमें ये सब देखने को मिलता है जो कि गुजरात में है। इसके बाद अगर टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है, कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ टाइड्स को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसके अलावा कुछ और साइट्स की बात करें तो जैसे गल्फ़ ऑफ खंबात हो गया, हाईएस्ट टाइडल रेंज है इसकी अप टू 10 मीटर्स। गल्फ़ ऑफ कच्छ हो गया, फिर सुंदरबन डेल्टा जो है वो काफ़ी लिमिटेड पोटेंशियल है मतलब उसकी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT आइडेंटिफाइड दैट गल्फ़ ऑफ खंबात हैविंग द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर लार्ज स्केल टाइडल पावर प्रोजेक्ट। A potential over 7,000 megawatt has been estimated from tidal energy in India with Gulf of Khambat contributing the maximum share। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये है अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट या थॉर्नवाइट बोल लो इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट फॉर इंडिया डी रेफर्स टू। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉपन क्लासिफिकेशन को ज़्यादातर, और इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। पर ये जो है आपको NCERT में भली भांति इसका एलोबरेशन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ढंग से पढ़े तो उसमें ये इनके बारे में भी जिक्र आता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन में डी है वो रेफ़र होता है हमारा टेम्परेट सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट को, यानी कि CW थॉर्नवेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, ये 1931 से 1948 इज़ बेस्ड मेनली और वाटर बैलेंस के ऊपर है। ये चीज़ ध्यान देना है आपने, खासकर मेन पॉइंट ये रहता है इसका। ये कंसिडर करता है प्रेसिपिटेशन को यानी कि बर्षण एंड पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन PET टू कैलकुलेट द मॉइस्चर इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट्स आर कैटेगराइज्ड एज ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड। फॉर इंडिया PK Das and other applied Thornwhite's a system and identify climatic types using codes letter A B C D E। तो पर ह्यूमिड यानी कि ट्रॉपिकल बेट एरिया जो है उसको A, B को ह्यूमिड, C को मॉइस्ट सब ह्यूमिड, D ड्राई सब ह्यूमिड, टेम्परेट सेमी एरिड एंड E एरिड। तो ये इसमें आता है। तो इसके कारण जो है D रिप्रेजेंट करता है ड्राई सब ह्यूमिड रीजन को। तो उसके बाद जो है हम आगे इसका देखेंगे। तो इसमें ऐसा होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो पूछता है आपसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडिया थ्रू द एफर्ट्स ऑफ C सुब्रमण्यम। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जनरेटेड न्यू जॉब्स फॉर फार्म वर्कर्स इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। न्यू जॉब्स, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है न्यू जॉब्स की। क्या लगता है ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जनरेटेड न्यू जॉब्स फॉर फार्म वर्कर्स तो इन नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में 1960 से 70 वाज लार्जली इंट्रोड्यूस थ्रू द एफर्ट्स ऑफ C सुब्रमण्यम
हु वाज द मिनिस्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर? ही प्रमोटेड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मॉडर्न इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर यूज़, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट डिड नॉट जनरेट मैनी न्यू जॉब्स फॉर फार्म वर्कर्स, इनफैक्ट मैकेनाइजेशन या मशीनाइजेशन जो भी था एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिड्यूस द डिमांड फॉर मैनुअल वर्कर्स। तो इसलिए स्टेटमेंट, इसका आंसर सी सही होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये लक्षद्वीप से संबंधित है। इनके जो छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं इनको आपको नॉर्थ से साउथ की ओर सजाना है। तो किल्टन, कल्पेनी, चेतलाट और नेक्स्ट है आपका कदमत। तो ये नीचे दिए गए देखिए हिंदी में भी ये टाइप है, अगर आपको ये समझना हो तो ये कैसे सही आएंगे देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो आपने ध्यान देना है कि इसकी जो लक्षद्वीप आइसलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इन अरेबियन सी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? पहले आएगा चेतलाट, किल्टन, कदमत, फिर उसके बाद आपका नीचे को ये सीक्वेंस बनेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी। इस तरह से आप इसको, इस मैप को देख भी सकते हैं एक बार, इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला। बाकी 9 डिग्री चैनल्स वगैरह हो गए, इन सब का आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका कि मैच करना है आपने फॉलोइंग को। प्रोजेक्ट है आपके पास काकरापारा, कोयना, पेकामपडू और सरदार सरोवर। ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस नदी पर है? तो देखिए सरदार सरोवर तो आपने सभी ने ही अंदाज़ा लगा लिया होगा, डी का तो 1 ही होगा। को डी का 1 जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका, क्योंकि बाकी जो है वो, तो जो काकरापारा डैम है ये गुजरात में तापी नदी पर है। उसके बाद कोयना डैम जो है वो महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है। फिर उसके बाद ये दूसरी जो पेकमपेडू प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा पर है। तो ये सब आज के लिए क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अगर आपको लगता है यहाँ पर इम्प्रोवाइज़